और एआई के साथ में आप क्या क्या करेंगे, ये याद रखिए कि एआई को हमने जनरेट किया है, एआई ने हमको जनरेट नहीं किया है। बिल्कुल, है ना? बड़ी चीज है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे यहाँ तो मैक्सिमम आने वाला क्लास ऑटिस्टिक बच्चे जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको अगर एक जगह बिठा के रखना है और पेरेंट को मुझसे बात करनी है तो उनको फोन पकड़ाना पड़ता है। यस एग्जैक्टली, एंड कुछ बच्चे तो खाना तक नहीं खाते। कुछ नहीं, सारे बच्चे खाना नहीं खाते। और बच्चों को क्यों दोष दे रहे आप? जेंट्स लोग कहाँ खाते बिना फोन के खाना? घर में घुसते, मेरे पास में यंग कपल का ये कंप्लेंट होता है, यंग क्यों, सारी एज के कपल का ये कंप्लेंट होता है। कई बार हस्बैंड बोलता है वो सब्जी जल जाती है मैडम, इसका फेसबुक से ध्यान ही नहीं निकलता, प्रवचन बांटते रहते व्हाट्सएप में, वो भी गलत है। आपके बच्चे को ना सुनने की आदत डालिए, उसको हर चीज मत दीजिए तब तक कि जब तक कि वो मांगे नहीं। भले आप कितना कमाए, अगर बच्चे को 100 रुपए भी दे रहे तो उसका हिसाब मांगिए। और आप हिसाब नहीं मांगते, इससे बच्चे हिसाब कभी देना जानता ही नहीं, फिर क्राइम्स होते हैं। थैंक यू सो मच कविता मैम, सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़े इस नागपुर टुडे के स्पेशल सेगमेंट में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जैसे जैसे सोशल मीडिया अभी और ज़्यादा इमर्ज होते जा रहा है बच्चों के बीच में, ये लाइफस्टाइल तो बन ही गया है, उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा कारण है अटेंशन स्पैन कम करने का। बराबर है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नागपुर टुडे को और आपको थैंक्स। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द यूथ एज वेल द सोसाइटी। सोशल मीडिया अभी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है, बट इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट। लाइक यू नो, वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट हु आर लैंडिंग इन डिप्रेशन। जैसे डिप्रेशन किसी को हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो जब जड़ में जाके हम ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारा स्क्रीन टाइम है। क्योंकि स्क्रीन पर बैठे हैं, पहले तो ये था कि लॉकडाउन के बाद में हमारा स्टडी उसके ऊपर हो रहा है, तो बहुत बार हमने देखा कि बच्चों की पढ़ाई का पूरा मैटर उस पर आता है, तो पेरेंट्स को उनको देना पड़ता है मोबाइल। बट मोबाइल बच्चे स्टडी के अलावा बाकी चीज़ों में यूज़ करते हैं, उसके फिर साइड इफेक्ट होते हैं। और स्पेशली आप जानते हैं कि बहुत सारे साइट्स या बहुत सारा सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे होते हैं जिसमें एडवर्टाइज पॉपअप होती है। तो बच्चों को समझता नहीं है। बच्चे मतलब मेरा मीनिंग सिर्फ छोटे बच्चों से नहीं है, जो यूथ है, अंडरगोइंग प्यूबर्टी है, इस समय वैसे भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो क्या देखना चाहिए या क्या देखने का मन है ये बच्चों को मालूम रहता है हार्मोनल चेंज से। फोन हाथ में रहा तो एक साइट आज आपने सर्फ कर लिया, कल उससे रिलेटेड कई साइट के जो एडवर्टाइज है वो पॉपअप होने लगते हैं, एंड देन दे कीप ऑन प्रेसिंग इट। तो पढ़ाई तो शुरू होती है लेकिन खत्म कहीं तो भी जाके किसी और चीज पे होती है। तो ये तो क्रिएटिविटी को लॉक कर ही रहा है। बिल्कुल। तो अपना जितना टाइम आप पॉजिटिव चीजों में डालकर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, खुद का लाइफ सेटल कर सकते हैं, वो अभी कहीं तो भी कम हो गया है। क्योंकि टाइम यूटिलाइज होने के बदले में थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँगी कि टाइम इन्वेस्ट होने के बदले में थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। ये तो रही बच्चों की बात। अगर हम बात करें, आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत शुरू है, एंड स्क्रीन टाइम ऑफिस में भी जो लोग काम करते हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इट इज वेरी नॉर्मल टू से कि आजकल एआई और कंप्यूटर्स के बिना कोई काम होता ही नहीं है। यस, इस पर आप क्या बोलेंगे? बेटा मैं खुद स्क्रीन के साथ में जुड़ी हुई हूँ। आप जानती है मेरे इंटरनेशनल वेब क्लिनिक है, मेरे 2 क्लिनिक के अलावा, तो आई हैव टू वर्क एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे आई एम इन विद स्क्रीन। बट उसके लिए हमने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रखा है लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि काम करना आपकी मजबूरी है। ठीक है। दूसरा एक चीज ऐसा है कि 0 नंबर का चश्मा यूज करके भी आप काम कर सकते हैं, जिससे आंखों में डायरेक्ट उसके रेज नहीं जाते। तीसरा, मैं ये लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर ये वर्क रिलेटेड आपका है स्क्रीन टाइम, तो एक चीज मैं जरूर बताऊंगी। रिसेंटली नहीं कहूंगी, 2.5-3 साल पहले मैंने एक सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट ठीक किया है। सेरेब्रल पाल्सी था, बैक में डिजेनरेशन था, लीवर में था, बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिजेनरेशन डेवलप हो रहा था। तो उसका पूरा जो डिटेल केस लेके हम, आप जानते हो होम्योपैथी में हम सब चीज़ पूछते हैं, फिजिकल सिम्टम, इमोशनल सिम्टम, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, आपके सपने, सब कुछ लेकर के, और फिर एक मेडिसिन आपके लिए कस्टमाइज होता है। वो मेडिसिन डाला तो पार्शियल रिजल्ट आया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो चीज है जो इस चीज को रोक रही है रिजल्ट को। तो जब वापस हिस्ट्री लिया तो पता चला कि वो वाईफाई के साथ में, वाईफाई के अंतर्गत कम से कम 18 से 19 घंटे काम कर रहे थे। ओके। ऑफिस टाइमिंग के अलावा उनको थोड़ा सा सर्फिंग का आदत पड़ गया था, गेम्स का आदत पड़ गया था। तो फर्स्ट थिंग आई सजेस्टेड हिम एज वेल टू सोसाइटी कि रात में जब आप वाईफाई यूज नहीं कर रहे हैं, फोन यूज नहीं कर रहे, एक तो उससे थोड़ा दूर रखिए अपने से। लेडीज को भी मैं बताती हूँ कि किचन में जब आप काम करती है तो जरूरी नहीं कि साड़ी में फोन टंगा के घूमे, जो इंडिया में बड़ा आजकल फैशन बन चुका है। आप फोन को दूर रखिए, जब बजेगा तब देखिए। बट हम लोग क्या बार बार जाके इसे चेक करते व्हाट्सएप में,
क्या आया, जैसे छोटे बच्चे का डायपर चेक करती है ना मम्मी लोग के पॉटी तो नहीं किया, जैसे व्हाट्सएप चेक करता है। तो मेरा एक सजेशन सबके लिए है ओवरऑल, क्योंकि वो पेशेंट मैंने उसी से ठीक किया है। वाईफाई रेडिएशन रेमेडी नाम का एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये बहुत सारे होम्योपैथ्स को भी नहीं पता है, बट मैं यूरोप में बहुत काम करती हूँ इसलिए मुझे पता था, रेमेडी मेरे पास था। So how does it work? वो मेडिसिन दिया जैसे बाकी मेडिसिन काम करते उसने अपना काम किया। हाँ। और जो वाईफाई के साइड इफेक्ट पेशेंट की बॉडी पर हो रहे थे उसको डिटॉक्स किया। उसके बाद जो उसका ओरिजिनल रेमेडी था उसने उतना ही अच्छा काम करना शुरू किया। तो मैं ये सभी को सजेस्ट करती हूँ कि जब आपका जरूरत नहीं है और आपको लगता है कि अभी रात का वक्त है, हम सो रहे हैं, आप अपने घर में वाईफाई बंद कर दीजिए, सुबह उठने के बाद शुरू कीजिए। तो उतनी देर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस से आप बच रहे हैं ना। और सारा टाइम जरूरी नहीं कि कान से फोन लगा के बात करें, आप स्पीकर पे बात करो। मैंने देखा है यंग जनरेशन जो मेरे यहाँ पे यूथ भी आते हैं, एक कान में हमेशा पड़ा रहता है, क्या है ना, वो हेडफोन पड़ा रहता है। तो वो क्यों चाहिए आपको? आप दिन भर एक्सपेक्ट करते कि लोग आपको 12 घंटे कॉल ही करते रहे या आप गाने सुनते रहते हैं। आजकल एक चीज बहुत बड़ी मैंने देखा है कि नई जनरेशन जो है वो खुद में बहुत बिजी हो गई स्क्रीन की वजह से। उनका सोशल कांटेक्ट कम हो गए, हर चीज ऑनलाइन आ जाती है, ग्रोसरी ऑनलाइन आती है, बहुत सारे ऐप आ गए, बाहर निकल ही नहीं रहे, बातचीत करते ही नहीं है। एंड दे आर वेरी हैप्पी, यू नो। दैट डे somebody was telling me, young man, madam, you know, I have 3,500 friends on Facebook. I said, okay, very good, congratulations. लेकिन कल अगर आपका सड़क पर कभी एक्सीडेंट हो गया तो वर्चुअल फ्रेंड आके बचाएंगे क्या? ट्रू। कुछ तो लोग आपको ऐसे चाहिए अपनी गली में भी कि जो आपके पहचान के हो। हमारा यूथ कहीं तो भी ये चीज को मिस कर रहा है, और हमारे बच्चे उस सारे बचपन को ही मिस कर रहे हैं जहाँ गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, गली में अपने एज के बच्चों के साथ मिंगल होते थे, वो सब कहीं तो भी मिस कर रहे हैं। तो इनको मालूम ही नहीं कि बचपन क्या है। इज देयर अ सोल्यूशन ऑफ दिस? सोल्यूशन तो बेटा पेरेंट्स को करना चाहिए। मेरे यहाँ पे अभी 23 इयर्स का एक लड़का आया उस दिन, उसके पेरेंट्स ने मुझे कंप्लेंट किया। उन्होंने कहा कि मैम आप प्लीज इसको बोलिए कि स्क्रीन टाइम कम करे। मैं बोला फोन किसने लेके दिया? मैंने लेके दिया। आपने लेके दिया ना। बट इफ यू वोंट बाय देम फोन तो फिर तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होंगे और स्टडी भी नहीं होगा। हाँ। चलो ये एक उसका पार्ट है, लेकिन वो स्टडी कर रहा है तो वो कितने घंटे फोन को यूज कर रहा है, ये कहीं तो भी पेरेंट्स का भी एक कंट्रोल होना चाहिए। ओके। और मेरा एक सजेशन है इसका, आप बिना फोन के अभी कोई रह नहीं सकता, स्टडीज उसमें आ रहे हैं, लेकिन आपका व्हाट्सएप जो है वो आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर स्क्रीन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ। वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चा क्या देख रहा है स्क्रीन में, ये पेरेंट्स को भी आते जाते दिखते रहता है। बिल्कुल। और बच्चे के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। तो स्टडी टाइम में वो स्टडी करेगा, उसको आप उसके अलावा 1 घंटे का टाइम और दो जिसमें वो गेम खेलना चाहे तो खेले, या यूट्यूब पे या किसी भी चीज पे कुछ और सर्फ करना है जो कि अच्छा है, पेरेंटल कंट्रोल के अंतर्गत है, वो उसको देखने दीजिए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन आज की तारीख में तो यही है। उनसे फोन आप छीन नहीं सकते, और फोन छीन लिया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे यहाँ तो मैक्सिमम आने वाला क्लास ऑटिस्टिक बच्चे जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको अगर एक जगह बिठा के रखना है और पेरेंट को मुझसे बात करनी है तो उनको फोन पकड़ाना पड़ता है। यस एग्जैक्टली। एंड कुछ बच्चे तो खाना तक नहीं खाते। कुछ नहीं, सारे बच्चे खाना नहीं खाते। और बच्चों को क्यों दोष दे रहे आप? जेंट्स लोग कहाँ खाते बिना फोन के खाना? अच्छा। घर में घुसते। मेरे पास में यंग कपल का ये कंप्लेंट होता है। यंग क्यों, सारी एज के कपल का ये कंप्लेंट होता है। कई बार हस्बैंड बोलता है वो सब्जी जल जाती है मैडम, इसका फेसबुक से ध्यान ही नहीं निकलता, प्रवचन बांटते रहते व्हाट्सएप में। और कई बार उल्टा कंप्लेंट ये आता है। कल एक लेडी आई, शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ हर हस्बैंड। तो मैंने जब पूरा उसका केस लिया तो उसने कहा कि मैडम दिन भर तो ये काम करते हैं, अच्छी बात है, पर जब ये शाम में घर में आते हैं, हाथ मुंह धोते, टीवी लगा के बैठ जाते हैं, खाना खाते टीवी देखते देखते, टीवी देखना हो गया, मैं अपना किचन विचन समेटती हूँ और आके इनके पास बैठती हूँ, तब तक ये फोन में लगे रहते हैं। और फिर उनका स्क्रीन टाइम शुरू होता है। एंड आफ्टर दैट वो रात हो गई, अब सो गए, फिर सुबह उठ के अपने रूटीन में चले गए। इफ यू आर लिविंग टुगेदर इन वन हाउस, तो आप अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली यू विल लैंड इन लोनलीनेस। मेरा एक प्रोजेक्ट है बेटा स्ट्रेस के ऊपर, या इंटरनेट पे मैं वो लेती हूँ यंग बच्चों के लिए। इंटरनेट हजार्ड का हमने अभी बीच में एक YCC कॉलेज के लिए भी इवेंट लिया था। उसमें मैंने वो बताया पिक्चर, जिसमें एक फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठे, हस्बैंड वाइफ अपने अपने फोन में लगे और बच्चे आईपैड पे गेम खेल रहे हैं। यू आर लिविंग टुगेदर, बट आर यू रियली लिविंग टुगेदर? द प्रॉब्लम इज दैट। करेक्ट। इवन लव इज नॉट प्योर। दो है ना, लड़का लड़के ऐसे हक कर रहे हैं और दोनों पीछे पीछे अपना फोन देख रहे हैं।
दैट इज द फैक्ट। एज यू सेड कि आपके पास यंग बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, हम इसे थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करते हैं, उनके माइंडसेट क्या होता है, किस तरह से उनकी साइकोलॉजी वर्क करती है? देखो, यंग का नहीं, सभी का मैं आपको बताऊंगी। एक हाँ। साइकोलॉजी में क्या है, हमारे ब्रेन में अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, आपको तो पता होगा। जी हाँ। जैसे डोपामिन हो गया, यस। है ना, सेरोटोनिन हो गया, उसके बाद में एड्रेनलिन हो गया। या तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। एंड वी हैव टू ब्रेन, वन इज लॉजिकल ब्रेन, वन इज इमोशनल ब्रेन। दोनों के बीच एक कनेक्शन होता है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, केबल रहते हैं। यस। और वो केबल जब प्रॉपर वर्क करते हैं ना, तो दोनों ब्रेन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। इसलिए अगर आपको इमोशन भी आया कि जैसे किसी के लेक्चर में आप बैठे और बोर हो रहा है, लेकिन आप पब्लिक को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए वहां बैठे रहते हैं, पेशेंस मेंटेन करते हैं, आप कूद के ऐसे सामने वाले को नहीं बोलते कि मुझे भागना है। क्यों? क्योंकि आपके दो ब्रेन कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। अब क्या होता है, जो चीज आपको प्लेजर दे वो चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे आप यूट्यूब पे बोलिए या किसी भी सोशल हैंडल पे, बच्चे ज्यादातर क्या सर्व करते हैं यंग लोग, अगर कपल है या लड़कियां है, या तो यूट्यूब पे कोई रेसिपी देखेगी, फूड के ऑप्शन देखेंगी। Yes. आजकल बच्चे रेस्टोरेंट पे बहुत ब्लॉग लिखते हैं, बिल्कुल। वो चीज मिलेगा। या फिर पोर्नोग्राफी है या जो ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा अगर आप स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे, तो ये दो चीजें ज्यादा सर्फ होती है। पोर्नोग्राफी हो गया एक, और दूसरा आपका फूड का हो गया। ये दोनों चीजें, सिर्फ फूड एंड सेक्स, इट गिव्स प्लेजर टू यू। और जब ये प्लेजर आपको मिलता है तो डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ता है बॉडी का। अगर ये प्लेजर नहीं मिलता है तो डोपामिन का सिक्रेशन कहीं तो भी कम होता है। लेकिन ये प्लेजर नेचुरल वे में मिले तो अलग बात है। आप उसको स्क्रीन पे देखकर इंड्यूस कर रहे हैं आर्टिफिशियल वे से, तो नेचुरल जो सिक्रेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स के, वो खराब होते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपको मेमोरी की प्रॉब्लम आ सकता है। आप जल्दी डिमेंशिया में लैंड हो जाएंगे। आजकल डिमेंशिया 48-49 में शुरू हो गया, जो पहले हमको 50+ या 55+ मिलता था। और डिमेंशिया का एक ही कॉम्प्लिकेशन है, अल्जाइमर। पेशेंट को याद ही नहीं रहता कि मैंने खाना खाया, वो 10 बार भी खाना मांग सकता है। आपका नाम भूल जाएंगे आपके पेरेंट्स, अगर वो अल्जाइमर में लैंड हो गए तो। अपनों को नहीं पहचान पाएंगे। तो ये सारा फ्यूचर आने वाले, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए मैं जो देखती हूँ कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो खुद के साथ जी रहा है। लोनलीनेस बढ़ रहा, फॉरसेकन फीलिंग बढ़ रहा, आपका कम्युनिकेशन नहीं सोसाइटी के साथ, तो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बिल्कुल। आप जब बात ही नहीं कर पा रहे तो आप इंटरव्यूज फेस क्या करेंगे? कल को आप डॉक्टर बन गए और आपको अपना नॉलेज लोगों तक परोसते ही नहीं आया। आपके पास जरूर बहुत नॉलेज है, लेकिन सामने वाले को कॉन्फिडेंस से आप दिला नहीं पा रहे पेशेंट को कि यस आई एम गोइंग टू हेल्प यू, वो आपके साथ क्यों कंटिन्यू करेगा? तो जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन अभी हमारी जनरेशन लैपटॉप में और मोबाइल में खोके ऐसे हो गई है ना कि दिखनी ही बंद हो गई है। जब दिखनी बंद हो जाएगी तो बिकनी भी बंद हो जाएगी। और बिकना बंद हो जाएगा तो इनको कल कौन खड़ा करेगा? और एआई के साथ में आप क्या क्या करेंगे? ये याद रखिए कि एआई को हमने जनरेट किया है, एआई ने हमको जनरेट नहीं किया है। बिल्कुल, वेरी ट्रू सेड। मैंने कहीं सुना था कि डोपामिन जो होता है ये एक ऐसा फ्लूइड है जो तभी रिलीज होगा जब प्लेजर आ रहा है, कहीं से प्लेजर प्रोवाइड करेगा, बट ऑल्सो कि इसका एक स्पेसिफिक लेवल होता है। इफ ये, जैसे आपने पोर्नोग्राफी की बात की, तो आपका लिबिडो लेवल भी फिर कम हो सकता है इससे। इज इट ट्रू? लिबिडो लेवल इससे कम नहीं होता बेटा। डोपामिन लिबिडो लेवल में हेल्प करता है अगर कम है तो, लेकिन इस तरीके से इंड्यूस करने से नहीं होता है। व्हाट इफ कोई इंसान एक्सट्रीम कर ले? एक्सट्रीम कर ले मतलब डोपामिन एक्सट्रीम कर ले या स्क्रीन टाइम एक्सट्रीम कर ले? डोपामिन एक्सट्रीम कर। डोपामिन एक्सट्रीम करते हैं आजकल, जिम विम वाले भी करते हैं, लेकिन वो उसको मस्कुलर एक्सरसाइज में यूज करते हैं। अगर आपने कहीं पर बिना यूज किए उसको एक्सेस कर दिया तो देखो, अतिथि थे माती, मराठी का सिंपल कहावत है, कोई भी चीज विद इन लिमिट होनी चाहिए। हाइपोडोपामिन लेवल ठीक नहीं, हाइपर भी ठीक नहीं। हाइपो के भी साइड इफेक्ट है, हाइपर के भी साइड इफेक्ट है, और मेमोरी के ऊपर में ऑब्वियस इसके साइड इफेक्ट आते हैं। और सिर्फ लिबिडो को नहीं, डोपामिन आपकी स्लीप को भी मेंटेन करता है। अगर आपकी नींद ही उड़ गई तो आप वैसे भी कुछ करने के काम के नहीं, क्योंकि आप दिन भर ड्राउजी हो गए। जी हाँ। और उसमें भी आपका जो जितना थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस बचा है वो स्क्रीन को दे रहे हैं, तो फिर आपके पास बचा क्या? तो आपकी क्रिएटिविटी का है। सो टू माय यंग जनरेशन आई ऑलवेज आस्क और आई ऑलवेज से दैट नो, इट डजंट मैटर हाउ मच एक्टिव you are active, but are you productive? Yes. आप सोसाइटी को क्या दे रहे, पेरेंट्स को क्या दे रहे? कुछ भी नहीं। बिल्कुल।
पर्सेंटेज कम होते जा रहा है. पेरेंट्स आके हमको बोलते हैं माझ्या मुलाला खूप कन्फ्युजन आहे, वाचतं ते आठवतच नाही. कैसे याद रहेगा? देखो, लैपटॉप का या कंप्यूटर का या फोन का एक रैम होता है, एक जीबी होता है ना? उतना डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं. यस. जरूरत से ज्यादा डेटा आप स्टोर करेंगे, उसके लिए आपको पहले का डेटा डिलीट करना पड़ेगा. बराबर है. माइंड का भी एक सीडी होता है, डिस्क होता है, उसमें आपको डाटा स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह गॉड ने प्रेजेंट की है. लेकिन आप जरूरत से ज्यादा गलत डेटा अगर उसमें सेव करेंगे तो सही डेटा के लिए स्पेस कम पड़ेगा. बट तो हाउ समवन obvious होगा. विल आइडेंटिफाई कि ये मेरे लिए सही है या ये गलत है? अगर कोई चीज आपको कुछ रीपे कर रही है तो वो आपके लिए सही है. ओके. अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको उसमें रिवार्ड्स मिल रहे हैं. या. इफ समथिंग इज रिवार्डिंग देन इट इज करेक्ट फॉर यू. अगर स्क्रीन देखते रहने से आप वर्क फ्रॉम होम कर रही, यू आर गेटिंग द सैलरी फॉर दैट, या. दैट इज फ्रूटफुल एक्टिविटी. ओके. बट इफ यू आर जस्ट सर्फिंग द सोशल मीडिया, और ये व्हाट्सएप पे आपको मालूम है ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रायचंद पीपल. 95% रायचंद रहते हैं. आप व्हाट्सएप खोलो, ग्रुप खोलो, फैमिली ग्रुप्स जो होते हैं, उसमें सुबह से शाम तक आपको बहुत सारी राय देने वाले लोग मिलेंगे. ये काढ़ा पीने से ये होता, वो करने से वो होता. ये प्रवचनकारी है. 95% रायचंद है. ये लोगों को क्या गेन हो रहा बेटा उससे? कुछ भी नहीं हो रहा. लेकिन स्क्रीन टाइम तो पूरा जा रहा. टाइम भी जा रहा, आंखें भी जा रही, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही, घर का बिल भी बढ़ रहा, मोबाइल चार्जिंग का. तो व्हाट यू आर गेनिंग आउट ऑफ इट? ट्रू. फ्रूटलेस एक्टिविटी. या, बेसिकली यू आर सेइंग कि ब्रेन रॉटिंग एक्टिविटीज और जो डूम स्क्रॉलिंग है उससे बचना चाहिए. उससे बचना चाहिए. देखो, हर चीज का फायदा और नुकसान है. ये आज नहीं है मोबाइल आया है, स्क्रीन आया करके, ये पहले से ही है. पहले भी हमको जो नॉलेज मिलता था या जो भी एक्टिविटी हम लोग करते थे, तो उसके भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो रहते थे. अति अगर करेंगे तो वो खराब होगा. जैसे कोई बच्चा क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, दिन में 2 घंटा 4 घंटा कर रहा है, ठीक है, उसके एजुकेशन को संभाल के. अब वो बोलेगा कि क्रिकेट ही मेरा पैशन है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता और 11 घंटे प्रैक्टिस करूंगा. बॉडी भी थकेंगे, दूसरे दिन प्रैक्टिस करने लायक नहीं बचेगा और पढ़ाई का भी लॉस होगा. अगर आप लाइफ के सारे पैरामीटर को, सारे डायमेंशन को बैलेंस करके एक्टिविटी कर रहे हैं, देन इट इज कंसिडर्ड फ्रूटफुल एक्टिविटी. जैसे हम भी, मुझे तो सारा टाइम ईमेल पे और फोन पे रहना पड़ता है, व्हाट्सएप पे. क्योंकि मेरा इतना बड़ा इंटरनेशनल पेशेंट और मेरे सब जगह वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में क्लिनिक है. अगर मैं इस पे बैठूंगी नहीं तो मेरा तो काम ही रुक जाएगा. बट आई एम गेनिंग समथिंग आउट ऑफ दैट. यस. इट इज रिवार्डिंग. तो जैसा आपने कहा कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम फोन एंड स्क्रीन के सामने ही होता है बिकॉज ऑफ योर वर्क, ऐसे ही काफ़ी सारे लोग हैं, हम काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, इन लोगों का भी टाइम मोस्टली फ़ोन पर ही जाता है, इनका काम ही पूरा फ़ोन पर होता है. इन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? बेटा देखिए, आप अगर बहुत ज्यादा किसी भी चीज का एक्सपोजर कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज योर प्रोफेशन, बट दे हैव एवरीथिंग हैज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. तो कल को हेल्थ के इशू आएंगे, हेयर फॉल होगा रेडिएशन की वजह से, जो रेडिएशन आपको बार बार मिल रहा है. हियरिंग इश्यूज आएंगे, आंखों का तो प्रॉब्लम ऑब्वियस आएगा. स्किन में कोलेजन कम होगा, हेयर में कोलेजन कम होगा, ब्यूटी भी मार खाएगा. तो ये कोई आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक अप्लाई करने से ब्यूटी नहीं बचा रहता. तो बेटर है कि वाटर का कंजम्पशन बढ़ाए, हेल्दी डाइट ले, अच्छा न्यूट्रिशन ले. क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपना वर्किंग पैटर्न बदले, ये जो चीज आपका वर्क है उसको बदले, बट देयर आर सो मेनी प्रिकॉशंस विच यू कैन टेक. डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर कर सकते हैं, रात में वाईफाई ऑफ कर सकते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही स्क्रीन यूज कर सकते हैं. जब जरूरत नहीं तब उसको बिल्कुल बंद करके डब्बे में डाल दो. ये भी आप कर सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. एनी हार्ड हिटिंग केस जो आपने अब तक आपकी जर्नी में फेस किया है? जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सेरेब्रल पाल्सी का केस मैंने सॉल्व किया है. yes. क्योंकि हमारे यहाँ ये तो रूटीन कंप्लेंट आती है, लेकिन उसके वजह से बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस आए. देखो, जब मैंने केस मेरे पास आया था, ही वाज अ 37 इयर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसका केस मेरे पास आया एंड ही टोल्ड मी कि मैं पिछले कई सालों से लैपटॉप पे तो बहुत काम कर ही रहा वर्किंग प्लेस पे, लेकिन लॉकडाउन में मुझे बहुत सारे गेम खेलने की हैबिट हो गई थी. तो ही यूज्ड टू स्पेंड 5 आवर्स पर डे गेम खेलने के अंदर में. तो जब मैंने बात की और उनका प्रॉपर हिस्ट्री लेके मेडिसिन दिया, आई गॉट पार्शियल रिजल्ट्स. लेकिन मुझे एक चीज समझ में है कि इनका जो मेजर प्रॉब्लम है वो बैकिक नहीं है, स्पाइन में डिजनरेशन हो रहा है. सेरेब्रल पाल्सी है तो ब्रेन में डिजनरेशन है, ब्रेन का एट्रोफी हो रहा है. उसके बाद में मुझे लगा कि लीवर में भी शायद डिजनरेशन होगा, तो आई सजेस्टेड हिम अल्ट्रासाउंड. लीवर में डिजनरेशन आया, फैटी लीवर आया. बट व्हाई लीवर? बॉडी के हर पार्ट में डिजनरेशन हो रहा था. द रीजन इज दैट व्हेन आई सर्च ऑन इंटरनेट कि क्या हमारा मोबाइल का यूज
या जो रेडिएशन आ रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट बॉडी में डायरेक्टली डिजनरेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो देन आई गॉट अ स्टडी कि वो डायरेक्टली डिजनरेशन तो क्रिएट नहीं कर सकता है, वाईफाई कैन नॉट क्रिएट डिजनरेशन डायरेक्टली, बट वाईफाई इंक्रीजेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये भी एक रिसर्च स्टडी हुआ है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर कांस्टेंट या क्रॉनिक चलता है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी में डिजनरेटिव प्रोसेस शुरू होता है। नहीं तो 38 इज नॉट द एज फॉर डिजनरेशन। अच्छा, देन आई अंडरस्टूड कैसे होता है, लाइक जनरल डिजनरेशन यानी इन्फ्लामेटरी चेंजेस बॉडी में धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। आपके बोन्स में पेन शुरू होता है, बॉडी में पेन शुरू होता है, थकान लगने लगती है, चिड़चिड़ लगने लगता है, काम के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना हम टालने लगते हैं, आज का काम कल पे डालते हैं, हेयर फॉल शुरू होता, खाने का मन नहीं करता, नींद पूरी होती है, रात भर में सोते हैं, फैमिली देखती कि सो रहे हैं, पर पेशेंट सुबह उठ के हमेशा कंप्लेंट करता है कि मेरी रात में नींद नहीं हुई। तो ये जो फीवरिश फीलिंग होना, थकान होना, ये कांस्टेंट जब चलता है तो वो कोई ना कोई बड़ी बीमारी को बड़ी बीमारी का सिम्टम होता है। इफ यू हैव टू मेंशन अ एज, स्पेसिफिक एवरेज एज इंडिया में एवरेज एज डिजनरेशन का जो होता है ना बेटा वो अराउंड 50 होता है। तो इसीलिए मुझे वो बहुत अजीब लगा कि 37 में डिजनरेटिव प्रोसेस हो रहा। और वो पेशेंट जब मेरे पास आया था तो उसका ऑलरेडी डायग्नोसिस था कि वो डिजनरेटिव प्रोसेस में और ब्रेन एट्रोफी में, और उसको वोकार्ड के एक सीनियर डॉक्टर ने मेरे पास रेफर किया था कि आप होम्योपैथी में जाइए, डॉक्टर चांडक कैन हेल्प यू विथ होम्योपैथी, क्योंकि इसमें अभी करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो मेरे पास आए एंड वी रिकवर्ड दैट केस। बट वो केस में ओरिजिनल होम्योपैथी रेमेडी जो डाला था उसने अपना काम किया, बट ऑब्स्टेकल टू रिकवरी होता है ना, जिससे अगर अस्थमा का पेशेंट हमारे पास आ रहा या ब्रोंकाइटिस का आ रहा, हम बार बार दवाई दे रहे, रिजल्ट आ रहा, कुछ समय के बाद रिकरेंस आ रहा, तो वो पेशेंट को जब हम पूछते कि रिकरेंस क्यों हो रहा है, देयर मस्ट बी सम ऑब्स्टेकल और मेंटेनिंग कॉज जो उस बीमारी को बढ़ा रहा, तो पेशेंट कई बार बताते कि डॉक्टर मेरे घर में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं, सनलाइट प्रॉपर नहीं आता, या घर की वॉल लीकेज होती है, डैम्प एनवायरमेंट है। तब हम पेशेंट को सजेस्ट करते कि डैम्प एनवायरमेंट में आप रहेंगे तो ब्रोंकाइटिस बार बार होगा, तो दवाई वहां तब काम करेंगी जब आपको डैम्प एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, या घर में वेंटिलेशन आए, सनलाइट आए, तो फिर आप वही दवाई जब वापस डालते तो इट वर्क्स। तो इसे कहते हैं रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टेकल टू रिकवरी। तो इस पेशेंट में जब मैंने पूरा स्टडी किया एंड आई अंडरस्टूड कि समवेयर वाईफाई इज प्लेइंग अ बिग रोल। अब सोचने वाली बात ये थी कि वाईफाई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कोई रेमेडी है क्या होम्योपैथी में? Then I searched it and I got this remedy from London. I got 2 remedies, Wi-Fi radiation remedy as well electromagnetic radiation remedy. Okay. तो मैंने Wi-Fi radiation remedy 10,000 पावर में डाला, एक ही डोज डाला, एंड उसके बाद में पेशेंट का फम्बलिंग जो था, स्पीच में अटकना, वो कम हुआ, वो इम्बैलेंस हो रहा था चलने में, वो कम हो गया, उसका बैलेंस मेंटेन हो गया, जो विजन डिस्टर्ब हो रहा था वो ठीक हो गया। ही यूज्ड टू सफर फ्रॉम डिप्लोपिया, बल्कि अपने आप गिर रही थी, खुली नहीं रख पा रहा था आंखों को, सेमी पैरालिसिस हो जाता अपर आईलिड का, वो था, वो ठीक हो गया, और बैक का पेन भी काफी ठीक हो गया। फिर मैंने अपना ओरिजिनल रेमेडी वापस डाला जो मैंने पहले डाला था, एंड इट वर्क लाइक अ मिरेकल। वो पेशेंट का इतना सब चीज अच्छे हो गया। देन आई एक्सप्लेन हिम कि देखो एट्रोफी इज अ चेंज जो रिवर्सिबल नहीं होता। आपका रिपोर्ट आज नहीं 25 साल बाद में भी ब्रेन एट्रोफी बताएगा, बट फंक्शनली वी कैन इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द बॉडी। आपको रिपोर्ट में चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर, वी कैन नॉट चेंज द एनाटॉमी, बट ऑफ कोर्स वी कैन चेंज द बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। वो चीज हुई। पेशेंट का मेरे पास में वीडियो स्टेटमेंट है, ये केस मैंने वर्ल्ड कांग्रेस में प्रेजेंट किया स्पेन में, एंड आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट। मेरे पास पूरे वीडियोस है पेशेंट का मंथली स्टेटमेंट के, बिफोर आफ्टर के एमआरआई रिपोर्ट से पूरे। पेशेंट ने कहा कि मैडम ये रिपोर्ट्स पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, इट डजंट मैटर फॉर मी, व्हाट मैटर्स फॉर मी दैट माय लाइफस्टाइल हैज टोटली इम्प्रूव्ड। आई केम टू यू 8 months बिफोर एंड नाउ आई एम अ न्यू मैन। जब पेशेंट ये बोलता ना बेटा पैसा कमाना बहुत आसान है, विश्वास कमाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अब विश्वास की बात करें तो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करती, मेरे स्टाफ ने भी परसों उस चीज को एंजॉय किया। 66 years old lady came to visit me on this clinic and she said, मॅडम तुम्हाला आठवतं का मी तुम्हाला भेटले होते? म्हटलं कधी? जास्त नाही 24-25 वर्षापूर्वी। Oh my God. तब मेरा लोकमत पे पहला क्लिनिक था, रामदेव डेयरी के ऊपर किराए का छोटा सा क्लिनिक था, एंड शी विजिटेड मी फॉर सोरियासिस, एक्जिमा। शी विजिटेड मी फॉर एक्जिमा एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा खराब था, एंड बिफोर मी शी विजिटेड मेनी डॉक्टर्स एंड आई वॉज न्यू, आई वॉज यंग, 25 साल पहले की बात। When you started your career, right? Exactly, it was new clinic, and I gave her some remedy, and within 3 months she
टोल्ड मी की 3 महिन्यातच मॅडम मी बरी झाले आणि पूर्ण त्वचा एकदम ठीक झाली. मला इतका आनंद झाला. त्याच्यानंतर मला मग तुमची आठवण आलीच नाही कारण मी बरी झाले. मग आता मला 3 वर्ष आधी आजार पुन्हा थोडासा असं पायाला एक पॅच आला, तर मी तुम्हाला शोधत होते पण तुम्ही मला भेटल्याच नहीं. अब वो ओल्ड लेडी है तो शायद गूगल वगैरह का नॉलेज नहीं होगा, नहीं तो मैं उसको मिल गए रहते गूगल पे. यस. तो उनको मिली नहीं. अभी जब हमने क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया तो हमारा बड़ा न्यूज सारे पेपर में आया और टाइम्स ऑफ इंडिया का हमारा बहुत बड़ा कवरेज आया, इंक्लूडिंग अवर एड्रेस. शी read my address over there and she contacted my helpline, clinic helpline number, and she called them कि मुझे अपॉइंटमेंट दो. But that time I was in Europe. For 1.5 month मैं यूरोप में थी. Last week I came back and she came to visit me 3 days before. She said नहीं मला तुम्हीच पाहिजे होत्या. ये विश्वास आप पैसे से नहीं कमा सकते. पैसा कमाना बहुत आसान है. मैं ये कहूंगी कि मैंने इतने साल में होम्योपैथी की बदौलत बहुत सारे लोग कमाए. दैट इज माई रियल अचीवमेंट. दैट इज सो ग्रेट. सो अब तक जो हमने डिस्कस किया वो तो सोशल मीडिया था, बट नाउ नागपुर हैज रेटेड #2 अकॉर्डिंग टू NCRP की रिपोर्ट की नागपुर 2nd नंबर पे आ चुका है क्राइम में. एंड काफी सारे हमारे सिटी के टीनेजर्स एंड यूथ इन्वॉल्व है इस क्राइम में. तो इनकी क्या साइकोलॉजी होती है इस क्राइम के पीछे? बेटा इस साइकोलॉजी को डिस्कस करने के पहले मैं इस साइकोलॉजी के बनने की वजह आपको बताती हूँ जी. जैसे अगर फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत अनहेल्दी है, पेरेंट्स के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी में मदर का बहुत इमोशनल सेपरेशन होता है, या तो खुद के स्वभाव की वजह से या फैमिली की वजह से, या फैमिली में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डाउरी को लेके कुछ हो रहा है, तो ऐसे केस में जो बच्चा पेट में पनपता है आइदर वो किसी डिसऑर्डर में जाता है या तो फिर उसकी मेंटालिटी क्रिमिनल हो सकती है. ये एक चीज होती है. दूसरा हैरिस कोल्टर करके एक बहुत बड़े अमेरिकन ऑथर है, उनकी बुक आप कभी पढ़िएगा, हैरिस कोल्टर, आई रिपीट द नेम. उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन में जो हेवी मेटल यूज होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, उसका भी क्रिमिनलिटी से, मानसिक बीमारियों से बहुत बड़ा लेन देन है. बट but it's very controversial topic, so let us not go there. Because in India, you know, vaccination schedule is mandatory. Yes. So let us not discuss it. बट मैंने ये पॉइंट एक इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास ऑटिज्म के बहुत सारे केसेस है, एंड आई नो दैट समवेयर वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली प्लेइंग अ रोल इन इट. समवेयर आई हैव लॉट ऑफ केसेस एंड क्लिनिकल एविडेंसेस एज वेल. और ये जो साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती है, आइदर फैमिली में इग्नोरेंस मिलता है, चाहिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, फैमिली में स्कार्सिटी रहती है, स्कार्सिटी ऑफ यू नो, जैसे पैसा कम है, गरीबी है, तो बच्चों के डिजायर्स पूरे नहीं होते. लेकिन और कई बार ये होता है कि जैसे पहले होता था कि बहुत सारे सिबलिंग्स रहते थे, 4-5 बच्चे रहते थे. अब तो आजकल 1 या 2 ही बच्चे रहते हैं. फिर भी बच्चे क्राइम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया और अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीन ने आपको घर बैठे, आपके घर के 4x4 के कमरे में आपको पूरी दुनिया दिखाना शुरू कर दिया. बराबर है. अब एक लड़की 4x4 के कमरे में रहती है, झुग्गी में रहती है, उसके पास पहनने के लिए बराबर कपड़े नहीं, उसके माँ बर्तन घसने का काम करती है, लेकिन उसकी आंखों के सपने तो बड़े हो रहे हैं क्योंकि उसका विजन तो बहुत बड़ा हो गया है ना. आपको पूरी दुनिया दिख रही है. तो जब आपके अंदर में वो इच्छाएं जागती है कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, मैं भी फैशन करूं, मुझे भी कॉस्मेटिक चाहिए, तो क्राइम शुरू होता है. या तो चोरी चकारी की तरफ में उसका कदम उठेगा क्योंकि डिजायर इज मोर एंड सप्लाई इज लेस. जरूरतें बढ़ गई है और उतनी आवक तो है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? या तो चोरी चकारी करेंगे या फिर प्रोस्टिट्यूशन करेंगे. तो ये जो आजकल आपने क्राइम की बात की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रोस्टिट्यूशन, फिजिकल रिलेशनशिप आजकल बहुत कॉमन हो गया. इट्स नॉट न्यू, इट्स नॉट न्यू. ऑफ कोर्स इट इज नॉट. दोनों के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए. तो और ऐसा नहीं कि कोई उनको कंपेल कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है क्योंकि अपनी जरूरतें पूरी करनी है. तो क्रिमिनलिटी की तरफ भी छोटी छोटी चीज के लिए लोग उसमें जाते हैं. जैसे आप अगर कंट्रीज देखेंगे, नाइजीरिया जैसी कंट्री में एक टाइम के खाने के लिए दे कैन किल एनीबॉडी. और हमारे कंट्री में, इंडिया इज ए इमर्जिंग, you know, developing country. It is not a developed country like Europe or America. Correct. So it is a developing country. इच्छाएं बड़ी बड़ी हो गई और आवक कुछ नहीं है, लेकिन सपने तो बहुत है. और कंडेंस, यू नो, डेंस कंट्री, पॉपुलेशन इतना है, जितना पॉपुलेशन है उतने रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा है. महंगाई ज्यादा है तो आपकी जो इच्छा है वो आपके पहुंच के बाहर है, क्योंकि रोज की दाल आटा ही पूरा नहीं हो रहा तो आपको कॉस्मेटिक कहाँ से खरीद के देंगे माँ बाप. फिर वो कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं.
एंड दिस इज हाउ क्रिमिनलिटी इज इंक्रीजिंग। छोटी छोटी चीज के लिए लोग मार देते हैं। एक बार आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपका गिल्ट खत्म हो जाता है। दूसरी बार आप उसको थप्पड़ के बदले में उसके आंख पे चढ़ के उसको पंच मारते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। तीसरी बार आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है, तो थप्पड़ की जगह चाकू भी ले सकता है। बिल्कुल, ये चीजें क्रिमिनलिटी बढ़ा रही। और लाइफस्टाइल का शो ऑफ, इंडिया में नागपुर में बीच में एक केस हुआ था, आपको भी पता होगा। उड़ान पुल से कोई गिर गया था, हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, 2 लेडीज ने रेस लगाया था रात में कार yes, का। हाँ, इट्स वेरी हॉट केस ऑफ Yeah. नागपुर का ना, बर्निंग टॉपिक था। तो आप कार रेस लगा रहे ड्रिंक करके रात में 2 बजे, और उसमें एक गरीब की जान जा रही है, तो ये भी तो Makes क्रिमिनलिटी no का ही sense. पार्ट है। True. अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रॉस करना, उस लक्ष्मण रेखा को, ये भी क्रिमिनलिटी है बेटा। बिल्कुल। फिर बट व्हाट इन केस कि जो रिच पर्सन ऐसा करे, उस क्रिमिनल साइकोलॉजी को तो ये कैसे रिच define पर्सन करेंगे? ही कर रहे हैं ना शो ऑफ के लिए। नहीं, जस्ट मतलब उनका बेटा या बच्चा कोई है। आपका ये भी मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। जी। तो ऐसे जब करते तो उसका भी एक रीजन सबसे बड़ा यही है, पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा रिच होते, सुपर रिच इज द करेक्ट वर्ड, Okay. सुपर रिच होते या सोसाइटी में बहुत ही बड़ी जगह पर होते हैं, Yes, हाँ, एग्जैक्टली correct. तब क्या होता है कि वो बहुत बिजी होते, बिजी रहे बिना इतनी बड़ी जगह तक वो नहीं पहुंचते, और वो भी साम दाम दंड भेद से पहुंचे रहते हैं। तो उनका भी लाइफ इजी नहीं रहता, उनके भी बहुत सारे दुश्मन रहते हैं। बिल्कुल। और जब आप पेरेंट्स का, मैंने एक साइकोलॉजी मेरे क्लिनिक में देखा है, हाँ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो पेरेंट्स वर्किंग है, बिजी है, रिच है, सुपर रिच है, सारी कैटेगरी उसमें आ गए, ये अपने बच्चों को कम टाइम दे पाते हैं। Okay. तो जो संस्कार और संस्कृति जिसको बोलते हैं वो हम कम सिखा पाते हैं, और गिल्ट एक अंदर में रहता कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा। फिर बच्चे की वो जो डिमांड्स होती है, इच्छा होती है, हर इच्छा वो पूरी करते जाता है आउट ऑफ गिल्ट, क्योंकि Again, मैं मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे रहा तो बच्चे को महंगे गिफ्ट दे दो। हाँ। और जब वो छोटे से बच्चे को बचपन से महंगे गिफ्ट की आदत पड़ती है तो उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो गया, क्योंकि उसका लाइफ तो लग्जरी में जा रहा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आँख खुले बराबर नौकर चाकर है, और जो मांग रहे हैं या मांगने से पहले वो मिल जा रहा है, तो लाइफ स्टाइल सीडेंटरी हो गया, तो फिर वैसे ही जीने की आदत पड़ गई। हाँ। तो फिर वैसे जीने की आदत पड़ रही तो डिनर हो रहे, पार्टीज हो रही, क्योंकि पैसा तो घर से मिल ही रहा है। हाँ। फिर ड्रिंक हो रहे, फिर उसमें तो गलतियां होती है अल्कोहलिज्म में, कभी ड्रग्स भी हो रहे होंगे। ड्रग्स का सब्सटेंस अब्यूज के केसेस भी हमको यही से मिलते हैं, क्योंकि ड्रग खरीदने के लिए भी तो पैसा लगता है ना। तो ये पैसा कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि कहीं तो भी जो गिल्ट है पेरेंट्स का, वो अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहा है। और आजकल एक ही बच्चा रहता किसी का भी, या 2 रहते मैक्सिमम। हाँ। तो पेरेंट्स जो वेल टू डू है वो बच्चों को हर चीज देने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत है। आपके बच्चे को ना सुनने की आदत डालिए, उसको हर चीज मत दीजिए तब तक कि जब तक कि वो मांगे नहीं। भले ही आप कितना कमाए, अगर बच्चे को 100 रुपए भी दे रहे तो उसका हिसाब मांगिए, और आप हिसाब नहीं मांगते इसलिए बच्चा हिसाब कभी देना जानता ही नहीं, फिर क्राइम्स होते हैं। व्हाट इन केस कि जैसे अभी पीएम मोदी ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर वापस आ जाना चाहिए, घर पे ज्यादा से ज्यादा रहिए फॉर ऑब्वियस वॉर्स एंड ऑल रीजन, तो अगर ये कल्चर वापस आता है तो हमारी सोसाइटी कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकती है? देखो, हर कॉइन के ना 2 पहलू होते हैं बेटा। तो मोदी जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, ताकि हमारा पेट्रोल बचे, डीजल बचे, पोल्यूशन बचे, और हम अपने टाइम को फैमिली के साथ में भी यूटिलाइज कर पाए। बट द फैक्ट इज दैट जितने भी लोग मेरे पास आज भी आते हैं, आईटी वाले स्पेशली, सुबह 8 से रात में 8 तक के काम करते हैं, कौन सा टाइम फैमिली को दे रहे हैं? नहीं देते हैं। या तो काम को टाइम देते हैं, काम के अलावा जो टाइम बचता है वो बोलते हैं मैं खुद के लिए कब जीऊंगा, तो वो खुद को टाइम देते हैं। फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं, या तो फैमिली की जिम्मेदारी वाइफ पे छोड़ देते हैं, जेंट्स लोग स्पेशली। और इंडिया का सिनेरियो ऐसा है ना बेटा कि अगर दोनों भी जॉब कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तब भी घर आके वो लड़की ही किचन में जाएगी, लड़का नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है। इंडिया के बाहर आप जाके देखिए, किचन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इंडिया में आज भी बच्चे माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीटीएम में आपको मैक्सिमम मदर से दिखेंगे, फादर कम दिखेंगे। अभी तो नई जनरेशन थोड़ा सुधर रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, वो भी उन लोगों में जो मेट्रो में रह रहे हैं। नागपुर इज नॉट अ मेट्रो, इट इज ए इमर्जिंग मेट्रो। तो नागपुर का मेंटेक कभी भी यही है कि वो घर आएगा तो वो बैठेगा कि मैं थक गया है। अगर तुम्हारी वाइफ भी बेचारी जॉब कर रही तो वो भी तो थक रही है, फिर घर आके वो किचन का भी करे, वो बच्चों को भी देखे, तो वो भी चिड़चिड़ होती, फिर उसको भी लगता मुझे भी मेरा मी टाइम चाहिए, देयर इज माई मी कॉर्नर। तो वो अपने फोन में लग जाते, आप अपने फोन में लग जाते, और बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। एंड दे बोथ फील दैट इफ वी आर अर्निंग रियली गुड, व्हाई डोंट वी कीप अ गवर्नेंस फॉर अ चाइल्ड। और गवर्नेंस, नौकरानी, केयर गिवर पेरेंट्स नहीं है। आप समझे ना दोनों में का डिफरेंस? वो मेड है।
वो आपके बच्चों को खाना खिला सकते, संस्कार नहीं दे सकते। और आजकल जॉइंट फैमिली का चलन कम हो गया। पहले घरों में दादा दादी रहते थे तो बच्चों को थोड़े बहुत संस्कार देते थे, आजकल बच्चों को वो भी नहीं मिलते। तो फिर ये बच्चे क्रिमिनलिटी की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? और जब दोनों अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, एक पर बोझ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली या तो वो चिड़चिड़ी होकर डिप्रेशन में जाने लगेंगी, फिर उसका वर्कलोड बढ़ेगा तो उसका लिबिडो भी कम होगा, ऑब्वियस है, उसके भी हार्मोनल चेंजेस होंगे, फिर दोनों का झगड़ा वहां शुरू होता है कि सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं हो रहा, और वो चीजें डिवोर्स में एंड होती है। अनफॉर्चुनेटली आजकल इंडिया में भी डिवोर्स रेट बढ़ गए। पीसीओडी के मेरे पास इतने सारे पेशेंट है, उसका भी रीजन मैं यही बताती हूँ कि दोनों का वर्किंग बढ़ गया, दोनों का ईगो बढ़ गया। लड़की को भी लगता है कि भाई मैं भी उतना ही कमा रही जितना तू कमा रहा, तो फिर मुझे भी वही लाइफस्टाइल मिलना चाहिए जो तुझे मिल रहा। दोनों के ईगो क्लैश होते हैं और पीसीओडी के केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। पीसीओडी बढ़ रही तो इनफर्टिलिटी बढ़ रही, ओबेसिटी बढ़ रही है, हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, थायराइड बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बेसिकली लाइफस्टाइल से ओरिजिन होते हैं। और लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया, या मैं कहूंगी कि सो कॉल्ड बिजी हो गया, क्योंकि मैं बाहर भी काम करती हूँ बेटा। मैंने देखा है टर्की का लाइफस्टाइल, रशिया का लाइफस्टाइल, यूरोप का, अमेरिका का, कितना भी बिजी होगा तो भी ये लोग खाना घर में प्रीफर करते हैं। घर में उनके 2 बार हेल्पर आती मेरे फ्रेंड के है टर्की में, जो पूरे वीक का खाना बना के जाते हैं, और मेरी फ्रेंड उसको फ्रिज से निकाल के गर्म करके खाती है। यूरोप में मैंने मेरी फ्रेंड को देखा कि उसका खुद का ऑर्गेनिक गार्डन है घर में, और वो हर चीज ऑर्गेनिक प्रीफर करते हैं। ये लोग नेचर के साथ जीना जानते हैं। बट हमारे इंडियन लोग ना वेस्टर्न कल्चर अपनाते अपनाते अपना कल्चर तो पूरा भूल गए, और पूरी तरह वेस्टर्न भी नहीं हो पाए। अब हम बीच में रह गए, कपड़ों से लेके हर चीज में। तो हमारा जो कल्चर हो गया ना, वो ऐसा हो गया, नाही नाही हम खूप बिझी आहे आणि प्रत्येक वस्तू ही बाहेरून येऊन राहिली। क्या होता है, मंगा लेना ऐप पे खाना मिल जाता है, और हम मैक्सिमम बाहर खा रहे हैं। अब जितना बाहर खाएंगे, खाने का अच्छी बात है, बाहर खाइए, लेकिन कहीं तो भी उसमें प्रिजर्वेटिव, एडेड कलर, फ्लेवर कुछ तो होता है ना। तो वो चीजें हो रही है। लेकिन वाईफ को भी ऐसे लगतं की इफ आय एम वर्किंग ऑल द टाइम, आय एम ऑल्सो टायर्ड, आज मी बाहेरून मागून घेते, आणि पैसा सगळ्यांकडे इतका आलेला आहे की त्याला खर्च करायला त्रास नाही। त्याच्यामुळे सुद्धा क्रिमिनलिटी वाढत आहे, कारण घरात बेसिक फूड कल्चर चेंज होता है। यथा आहार तथा विचार, आहार बदल गया तो विचार भी बदल गए, कल्चर भी बदल गए। ओके, थैंक यू सो मच, दैट वाज सच एन इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन। मैंने तो बहुत सारा गेन किया है इस कॉन्वर्सेशन से, आई होप ऑडियंस भी बहुत सारा गेन करे। एंड मैंने बस इतना ही कंक्लूड किया है कि जो भी चीज़ है वो यहाँ से है, माइंड से है, ब्रेन से है। तो जितना आप उस पर ध्यान दोगे, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दोगे, उतना आपकी लाइफ और ज्यादा बेटर होती जाएगी। देखो, हम एसी चालू करते हैं, टीवी चालू करते हैं, रिमोट अपने हाथ में रहता है। यस, लाइफ का रिमोट अपने हाथ में क्यों नहीं रखते? क्यों ये बोलते कि अरे मैडम ते आम्ही मोबाइल देख रहा था, टाइम कितना हो गया डॉक्टर पता ही नहीं चला, टाइम खत्म हो जाता है, कुछ कुछ देखने में आता है। आपने हर चीज का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा, लेकिन अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल आप भूल गए, वो भी अपने हाथ में रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, दैट वाज कविता चांडक। एंड ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि और आप किस तरह की साइकोलॉजिकल टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं, सो दैट मिलते रहे और आगे इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।